नमस्कार। कभी सोचा है कि जब वैज्ञानिक लाखों लोगों की सेहत पर रिसर्च करते हैं तो वो हर एक इंसान के भरोसे को कैसे कायम रखते हैं। आज हम पब्लिक हेल्थ रिसर्च के पीछे के नैतिक नियमों को समझेंगे। ये वो ब्लूप्रिंट है जो इस भरोसे को हकीकत बनाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एपिडेमियोलॉजी आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये पब्लिक हेल्थ की साइंस है। ये हमें बताती है कि बीमारियां आबादी में कैसे फैलती हैं और उनके पीछे की वजहें क्या हैं। चाहे वो अचानक फैला कोई फ्लू हो या फिर दशकों तक चलने वाले हेल्थ ट्रेंड्स, ये साइंस हमें हर चीज को समझने में मदद करती है। तो यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, कैसे लाखों लोगों की सेहत पर स्टडी की जाए और साथ ही हर एक इंसान के अधिकारों और प्राइवेसी का भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए अब सीधे उस एथिकल ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो इस बैलेंस को बनाए रखता है। इसे आप भरोसे के 9 स्तंभ भी कह सकते हैं, जो सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक भरोसेमंद स्टडी की असली बुनियाद हैं। देखिए, किसी भी रिसर्च की शुरुआत होती है उसके मकसद से। पहले 2 पिलर्स इसी बात को पक्का करते हैं। पहला, सोशल और साइंटिफिक वैल्यू, यानी हर स्टडी को पब्लिक हेल्थ से जुड़ा कोई जरूरी सवाल हल करना चाहिए जिससे समाज को सच में फायदा हो। और दूसरा, साइंटिफिक वैलिडिटी, मतलब स्टडी का डिजाइन इतना पक्का हो कि वो उस सवाल का एक भरोसेमंद जवाब दे सकें। इन दोनों के बिना कोई भी रिसर्च शुरू ही नहीं होनी चाहिए। मकसद तय हो गया, अब बारी आती है उन लोगों की सुरक्षा की जो इस रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 3 मेन पिलर्स हैं। तीसरा है अनुकूल जोखिम लाभ, जिसका मतलब है कि पार्टिसिपेंट्स के लिए रिस्क कम से कम हो और जो भी हो वो स्टडी से मिलने वाले फायदे के मुकाबले बहुत कम हो। पांचवा है लोगों के लिए सम्मान। इसका मतलब सिर्फ सहमति लेना नहीं बल्कि समुदाय के साथ जुड़ना और उनकी राय को अहमियत देना है। और छठा, जो कि बेहद जरूरी है, वो है उनकी प्राइवेसी और डेटा की पूरी तरह से सुरक्षा करना। और आखिर में इस ब्लूप्रिंट को पूरा करते हैं निष्पक्षता और अखंडता के स्तंभ। चौथा स्तंभ है न्याय। ये पक्का करना कि स्टडी में सभी ग्रुप्स को शामिल होने का बराबर मौका मिले और किसी एक ग्रुप पर ज्यादा बोझ ना पड़े। इसके साथ ही 7वां है पारदर्शिता, 8वां गुणवत्ता और 9वां है एकजुटता, जिसका मतलब है कि जरूरी नतीजों को अधिकारियों और कम्युनिटी के साथ शेयर करने की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अब बात करते हैं रिसर्च एथिक्स के सबसे पर्सनल हिस्से की, यानी सहमति। मतलब रिसर्चर्स किसी से परमिशन कब और कैसे मांगते हैं। देखिए, सहमति हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक तरफ है स्टैंडर्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो तब बिल्कुल जरूरी है जब किसी की पहचान से जुड़ा डेटा लिया जा रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत कम रिस्क वाली स्टडीज में सहमति में छूट दी जा सकती है, खासकर तब जब पहले से मौजूद बड़े और गुमनाम डेटा सेट का इस्तेमाल हो रहा हो। ये छूट भी तभी मिलती है जब हर एक से सहमति लेना मुमकिन ही न हो। आज के डिजिटल दुनिया में तो सहमति लेने का तरीका भी बदल रहा है। जैसे कोई हेल्थ ऐप है, एक अच्छा एथिकल ऐप हमेशा आसान भाषा का इस्तेमाल करेगा। वो साफ साफ बताएगा कि डेटा कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगा और लोगों को स्टडी से बाहर निकलने का एक आसान ऑप्शन भी देगा। अच्छा, एथिकल प्रिंसिपल्स तो अपनी जगह हैं, पर क्या हो अगर डेटा ही भरोसेमंद न हो? क्योंकि विश्वसनीय नतीजे पाने के लिए डेटा की क्वालिटी और एनालिसिस की ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी है। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए रिसर्चर्स एक बहुत पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं STUDY बायस। ये एक तरह की चेकलिस्ट है जो स्टडी में अलग अलग तरह के पक्षपात या बायस को पहचानने और कंट्रोल करने में मदद करती है। इसका बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि जो नतीजे निकलें वो सही और भरोसेमंद हो। और जब बात आती है डेटा को सुरक्षित रखने और शेयर करने की, तो एक और फ्रेमवर्क काम आता है, फेयर प्लस सेफ। फेयर प्रिंसिपल्स ये पक्का करते हैं कि डेटा आसानी से मिल सके और दोबारा इस्तेमाल हो सके ताकि साइंस आगे बढ़े। और सेफ प्रिंसिपल्स ये पक्का करते हैं कि सब कुछ सुरक्षित, जवाबदेह और नैतिक तरीके से हो ताकि लोगों की प्राइवेसी बनी रहे। ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये जो एथिकल ब्लूप्रिंट है ये असल जिंदगी की मुश्किल सिचुएशंस में कैसे काम करता है। सोचिए, जब कोई महामारी फैलती है तब चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। ऐसे में एथिकल रूल्स को भी तेजी से लागू करना पड़ता है। इसका मतलब है कि एथिक्स रिव्यू की प्रोसेस तेज हो जाती है, लोगों को रियल टाइम में जोखिम की जानकारी दी जाती है और ज़रूरी सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए रिसर्च को जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं
बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इनके इस्तेमाल से नई नैतिक चुनौतियां पैदा होती हैं। इसलिए अब नए सुरक्षा उपायों की जरूरत है, जैसे कि एल्गोरिदम में पूरी पारदर्शिता, किसी भी तरह के पक्षपात के लिए ऑडिट और जरूरी फैसलों पर इंसानी निगरानी। और जब किसी स्वदेशी समुदाय के साथ काम किया जाता है तो एथिकल अप्रोच और भी ज़्यादा खास हो जाता है। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकारों का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के सामूहिक अधिकारों का सम्मान करना होता है। डेटा पर समुदाय का कंट्रोल होता है और जो भी फायदा हो उसका सही बंटवारा भी पक्का किया जाता है। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये है कि आखिर ये पूरा एथिकल ढांचा इतना जरूरी क्यों है? इससे समझने के लिए सोर्स मटेरियल का एक कोटेशन बिल्कुल सटीक बैठता है। लक्ष्य एक ऐसा जनसंख्या अनुसंधान है जो आनुपातिक, नैतिक और डेटा सुरक्षित हो और जिससे समुदायों को लाभ मिले। यही इस पूरे काम का निचोड़ है। तो असल में ये पूरा सिस्टम भरोसे की बुनियाद पर खड़ा है। इसका लगातार एक ही लक्ष्य है, सामूहिक ज्ञान की अपार शक्ति और एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बीच सही संतुलन बनाना। ये कोई नियमों की एक पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जैसे जैसे हमारा डेटा और टेक्नोलॉजी और भी पावरफुल होते जा रहे हैं, वो कौन सी अगली नैतिक चुनौती होगी जिसके लिए हमें आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।